गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप ऑफ चंदवाजी में आपका स्वागत है। बॉटनी की सेकेंड ईयर क्लास में हम पहले पढ़ रहे थे पादप जल संबंध। पादप जल संबंध में हमने ऑस्मोटिक प्रेशर, विसरण, ये सब कंसेप्ट पढ़ ली थी। इसके बाद आज का हमारा टॉपिक है जल विभव की संकल्पना, वाटर पोटेंशियल। जल विभव होता है वाटर पोटेंशियल। सिंपल भाषा में समझने के लिए हम सोच सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ये क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर थ्रस्ट ऑफ सेल, किसी सेल को पानी की कितनी आवश्यकता है वो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, उसके बाहर, कोशिका के बाहर कितना पानी पाया जाता है और वो पानी कितने प्रेशर से उस सेल के अंदर आता है वो उसकी वाटर पोटेंशियल कहलाता है। जैसे ये कोई सेल है और इस सेल में साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म में पानी की कितनी क्वांटिटी आनी चाहिए, तो ये तो कहलाती है थ्रस्ट ऑफ सेल। थ्रस्ट ऑफ सेल बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये इसकी लेने की कैपेसिटी है कि इसको पानी कितना चाहिए इस सेल को। लेकिन बाहर के इन्वायरमेंट में ये वाटर है, पानी है, जो कितना जाएगा ये कहलाता है वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल इसको कहते हैं जल विभव। तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जल का जो बहाव होता है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो जल का बहाव होता है उसके बहाव के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे मुक्त ऊर्जा कहते हैं। मुक्त ऊर्जा, पानी के यहाँ से और यहाँ जाने के लिए जितनी ऊर्जा निकलती है उसे मुक्त ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, मुक्त ऊर्जा। और यहाँ पर जो एनर्जी है, मान लो कि इसके अंदर यहाँ पर 10 थी और यहाँ पर 5 है, तो इन ऊर्जाओं का अंतर है वो जल विभव कहलाता है। समझेंगे दोबारा से? जैसे ये कोई सेल है और इसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है, एक्स्ट्रा इंटरमेम्ब्रेन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है जिसके अंदर ये पानी भरा हुआ है। अब ये पानी यहाँ से उस सेल के अंदर प्रवेश करता है, तो एक स्थान से पानी यहाँ से और यहाँ जाता है, तो यहाँ पर जो पानी में ऊर्जा थी, जो छोड़ने की कैपेसिटी थी ऊर्जा, वो मुक्त ऊर्जा। यहाँ की ऊर्जा के दोनों के डिफरेंस को कहते हैं। दोनों को यदि माइनस कर दें, यहाँ पर मान लो 10 है, यहाँ पर 5 है, तो इसका मतलब मुक्त ऊर्जा बराबर 5। ठीक है, तो इस अंतर को कहते हैं जल विभव, है ना, वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल मतलब यहाँ पर 5 ही पानी है, तो इसका मतलब 5 पानी और आ सकता है, तो इसका मतलब पानी आने की कैपेसिटी यहाँ पर 5 है। और जो इसकी थ्रस्ट है, कोशिका की जो प्यास है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाती है। मतलब कितने प्रेशर से ये पानी को खींचता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। तो इसलिए इस जल विभव के, वाटर पोटेंशियल के घटक हैं 3, जिसको साई वाटर, है ना, वाटर जल विभव, इसको इससे इंडिकेट करते हैं। और इसके 3 घटक बोले जाते हैं। साई एस सॉल्यूट, जो पानी के अंदर कंपोनेंट पाए जाते हैं वो सॉल्यूट। उसके बाद में प्लस साई एम, एम का मतलब है कि मैट्रिक, मैट्रिक। और उसके बाद में है प्लस पी। एस का मतलब है सॉल्यूट, एम का मतलब मैट्रिक और साई प्रेशर। ये तीनों वाटर पोटेंशियल को इंडिकेट करते हैं। मतलब यदि किसी पानी को इसके अंदर जाने की कैपेसिटी है तो कितना तो प्रेशर है उसका खींचने का, उसके बाद उसमें मैट्रिक, उसमें कितने कंपोनेंट मिले और ये सॉल्यूट उसके अंदर पहले से डिजोल्व सॉल्यूट कितने हैं। मतलब मैट्रिक्स, जो मैट्रिक
इसके अंदर कितने कंपोनेंट है, इस पानी के अंदर क्या घुला हुआ है और ये प्रेशर कितना खींच रहा है, ये इस जल विभव को इंडिकेट करते हैं। समझेंगे दोबारा से। सॉलिड, इस पानी के अंदर कोई सब्सटेंस जैसे मान लो कि NaCl नमक घुला हुआ है तो ये इसका सॉलिड हो गया, सॉलिड मतलब S, ठीक है, पानी के अंदर घुला हुआ है। मैट्रिक्स, कोशिका के अंदर जो कंपोनेंट है वो मैट्रिक्स हो गए, इसका जो साइटोप्लाज्म वो मैट्रिक्स है कि मैट्रिक्स कितना है इसके अंदर। इसके बाद इसका प्रेशर कितना है, ये प्रेशर है कि इसके पानी को कितना खींच सकता है। तो ये तीनों मिलके और वाटर पोटेंशियल डिसाइड करते हैं कि पानी कितना आएगा, कितना ये कितना खींच सकता है, इसके अंदर कितने पदार्थ पाए जाते हैं और पानी के अंदर कितने पदार्थ हैं, तीनों मिलके और इस वाटर पोटेंशियल को डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब जो मैट्रिक्स है वो एक कांस्टेंट होता है कि मैट्रिक्स सेल के अंदर कितना होता है वो फिक्स रहता है, इसलिए इसको 0 मान लिया जाता है, इसलिए इसको YS प्लस Y ये साई P, साई S और साई P पर डिपेंड करता है ये वाटर पोटेंशियल। इसका मतलब सॉल्यूट, पानी के अंदर कितना सॉल्यूट है और इसके खींचने की कैपेसिटी कितनी ये डिपेंड करता है। अब ये ही डिसाइड करता है कि उसमें जीव द्रव्य कुंचन होगा या जीव द्रव्य फैलेगा, है ना। कोई कोशिका है, मान लो कि ये कोशिका है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, अब इसका प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट हो रहा है और इसके अंदर NaCl, मान लो इसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी बढ़ रही है, तो सॉल्यूट की क्वांटिटी बढ़ती है तो इसका मतलब है कि ये पानी वापस भी ले सकता है, ये अतिपराश्रयी विलयन हो सकता है या अपराश्रयी विलयन भी हो सकता है, समपराश्रयी विलयन भी हो सकता है। तो समपराश्रयी तो पानी आएगा जाएगा, लेकिन अतिपराश्रयी तो ये खींच छोड़ लेगा। यदि खींच लेगा तो इसका मतलब कोशिका की जो सेल वॉल है तो वो तो ऐसे कैसे रहेगी और ये झिल्ली है वो संकुचित हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब सॉल्यूट के अकॉर्डिंग, ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि वाटर पोटेंशियल क्या है सेल का, सेल के अंदर वाटर कितना पाया जाता है जाएगा, पोटेंशियल उसका कैपेसिटी क्या है कि वो वाटर कितना लेना चाहती है, वो डिपेंड क्या करता है तो उसके चारों तरफ पाए जाने वाले, उस कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाले पानी में घुले हुए सॉल्यूट का और कोशिका के अंदर जो मैट्रिक्स है उसके ऊपर और कोशिका की जो प्यास है कि वो उसको लेना है, उतना पानी उसको लेना है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारे मिलके डिसाइड करते हैं कि वाटर पोटेंशियल क्या है सेल का, कि सेल के अंदर कितना % पानी रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैट्रिक्स है वो कांस्टेंट है, किसी सेल के अंदर मैट्रिक्स है कांस्टेंट है, तो इसलिए उसको यदि हम 0 मान लें तो ये S और P के ऊपर डिपेंड करता है वाटर पोटेंशियल। और ये क्रिया काम आती है जीव द्रव्य कुंचन के ऊपर, जीव द्रव्य कुंचन मतलब जीव द्रव्य कुंचित होगा या फिर ये फैलेगा, ये डिपेंड करता है वाटर पोटेंशियल पर, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य कुंचन। जीव द्रव्य कुंचन, जीव द्रव्य कुंचन, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मा का लाइसिस होना, कम होना, है ना, तो उसे प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, जीव द्रव्य कुंचन। मतलब यदि किसी कोशिका के जीव द्रव्य में पानी है 90% और वो कम हो जाए तो इसका मतलब वो सिकुड़ जाएगा, जो झिल्ली है वो सिकुड़ जाएगी, सिकुड़ा हुआ जो जीव द्रव्य वो जीव द्रव्य कुंचित कहलाता है। तो इस प्रोसेस को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। ये एक नॉर्मल सेल है जिसके अंदर ये मेम्ब्रेन पाई जाती है आराम से, इसके साथ में भित्ति के साथ में, तो ये सेल वॉल है और ये सेल मेम्ब्रेन है। तो ये एक पूर्ण टर्जिड सेल है, पूरी स्फीत सेल है जिसके अंदर की मेम्ब्रेन भित्ति से अटैच पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर एक प्लाज्मोलाइसिस होती है, प्लाज्मोलाइसिस, जिसके अंदर माइनस वाटर, पानी कम होता है, तो फिर ये सेल कुंचित हो जाती है, जिसके अंदर ये झिल्ली है वो सिकुड़ जाती है, सेल मेम्ब्रेन, और ये है सेल वॉल, ठीक है। तो ये जीव द्रव्य कुंचन कहलाता है। तो जीव द्रव्य कुंचन होता है किसी सेल में, तो इस जीव द्रव्य कुंचन का महत्व क्या है, हाँ, इस जीव द्रव्य कुंचन का महत्व क्या है।
जीव द्रव्य कुंचन का महत्व। तो पहला महत्व क्या है, जीव द्रव्य कुंचन करने से क्या फायदा है कि किसी खाद्य पदार्थ को हम सुरक्षित कर सकते हैं। जैसे हमारे गेहूं है और गेहूं पक जाते हैं, पकने के बाद ड्राई हो जाते हैं, ड्राई होने के बाद हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा पानी था सेल के अंदर वो हमने निकाल दिया, अब हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, या फिर जैसे हमने देखा है कि जैसे अचार डालते हैं हम, तेल डाल दिया या उसमें नमक ज़्यादा डाल दिया तो वो उसके पानी को, जो अचार जिसका भी डाला हमने, उसके पानी को बाहर निकाल लेता है तो वो कुंचित हो जाता है। जैसे कभी आपने मुरब्बा बनाया और उसमें चीनी डाल दे ज़्यादा तो आंवले का पूरा पानी खींच लेता है तो आंवला सिकुड़ जाता है। तो जीव द्रव्य कुंचन के प्रिजर्वेशन ऑफ फूड ये हम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है फूड प्रिजर्वेशन के लिए, फूड प्रिजर्वेशन, जीव द्रव्य से अतिरिक्त पानी को निकालने के बाद हम उस कोशिका को अधिक समय तक जीवित रख सकते हैं, मतलब उसको सुरक्षित रख सकते हैं, किसी अदर जीवों से इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। दूसरा क्या है, जैसे मांस और मछली है उनके नमक का लेप चढ़ा दिया जाता है तब वो संरक्षित हो जाती है। तो मांस और मछली में भी, मांस व मछली में अधिक नमक का उपयोग भी जीव द्रव्य कुंचन का एग्जाम्पल है, जीव द्रव्य कुंचन का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर मांस मछलियाँ हैं उनके भी नमक लगा के रखते हैं ताकि उनको काफ़ी दिनों तक हम कंटामिनेशन से रोक सकते हैं। कंटामिनेशन मतलब इन्फेक्शन, मतलब क्या होता है कि कोई बैक्टीरिया है और वो इन्फेक्ट कर दे, जैसे हमारी उंगली कट जाए, कटने के बाद हम उसको खुला छोड़ दें तो जो इन्वायरमेंट में जो बैक्टीरिया है, वायरस है, वो आके उस पर बैठेगा तो उसको फेवरेबल कंडीशन मिली तो वहाँ ग्रो करने लग जाएगा, फंगस लग जाएगी, है ना, बैक्टीरिया लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम जैसे कि लाल दवा लगा लेते हैं, लाल दवा pH कम या ज़्यादा कर देती है ताकि वो उससे इन्फेक्शन नहीं हो पाता है। ऐसे ही हम अचार करते हैं, तो जैसे करेले का अचार उसको नमक में डुबो के रख दिया तो हमने उसका इन्फेक्शन कम कर दिया, वो ज़्यादा समय तक सब्जी चल सकती है, सूखी सब्जी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सूखी सब्जी बनाने का भी यही रीजन है कि हमने जीव द्रव्य को कुंचित कर दिया ताकि वो सूखी सब्जियाँ काफ़ी दिनों तक चल जाती है। मिर्ची के ट्रपोले हमने छोंक दिए, फ्राई कर दिया और काफ़ी दिनों तक हम खा रहे हैं। अचार है, हमने तेल में डाल दिया, नमक डाल दिया उसमें ज़्यादा, तो वो ज़्यादा टाइम तक चलता है। तो ये सारे प्रोसेस हैं वो प्रिजर्वेशन के काम होते हैं। इसमें जीव द्रव्य कुंचन एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। खेतों में खरपतवार है ना, ये खरपतवार नाशक के रूप में भी काम आता है, नाशक के रूप में उपयोगी है। तो क्या होता है, खेतों में जो खरपतवार होती है, हम क्या करते हैं कि जो एक बीजपत्री होती है या द्विबीजपत्री होते हैं, जब हम एक बीजपत्री कोई फसल कर रहे होते हैं और उसमें द्विबीजपत्री कोई खरपतवार है तो हम द्विबीजपत्री को मारने के लिए हम उसमें छिड़काव कर देते हैं। तो जितने भी द्विबीजपत्री पौधे होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। यदि हम द्विबीजपत्री फसल कर रहे हैं तो हम, यदि उसमें एक बीजपत्री कोई भी खरपतवार है तो हम उसको नष्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बीजपत्री में एक बीजपत्री कोई खरपतवार है तो हम नष्ट कर सकते हैं, नहीं, तब तो वो सब फसल भी नष्ट हो जाएगी, खरपतवार भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए हम कई बार क्या करते हैं, जैसे खरपतवार है, खाली खेत पड़ा है, खरपतवार है, हमने नमक छिड़क दिया, नमक छिड़कने के बाद सारी वो जो खरपतवार है वो सारी नष्ट हो जाती है। तो खरपतवार नाशी के रूप में भी हम जीव द्रव्य कुंचन को उपयोग में लेते हैं। इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि जैसे अधिक जो रासायनिक खाद हम यूज करते हैं वो अधिक डाल देते हैं, यूरिया डीएपी ठोक के दे दिया खेत में और उसके बाद देखते हैं कि वो पीले पड़ गए या जल गई फसल। क्या होता है उसमें कि वो एक्स्ट्रा जो पानी है, मतलब जैसे जब वो पानी था ही नहीं खेत में तो और हमने यूरिया वो डाल दिया तो मिट्टी में उसकी सांद्रता बढ़ गई तो वो रूट से पानी और खींच लेता है, पानी खींचने के बाद वो पौधा जल जाता है, तो कभी कभी फसलों का नुकसान हो जाता है। तो ये इस तरह के भी काम होते हैं इससे। जीव द्रव्य कुंचन के द्वारा हम ओस्मोटिक प्रेशर को कुछ मेंटेन रख सकते हैं, है ना। ओस्मोटिक प्रेशर मीन्स थ्रस्ट ऑफ सेल हम मेंटेन कर सकते हैं। यदि हम जब जितनी थ्रस्ट ऑफ सेल बना के रखेंगे उतनी वो सेल बची रह जाएगी, प्रिजर्व रहेगी। तो इसलिए कहते हैं ना
कि फास्टिंग करके कम खा के हम अपने शरीर को लंबे टाइम तक जीवित रख सकते हैं। सेम वैसे ही जीव द्रव्य कुंचन है कि यदि किसी कोशिका को, जैसे हम पत्तियां हैं, पत्ती को हम ड्राई करने रख दें तो फिर वो काफी दिन तक चल जाएंगी। ठीक है, तो ये एक जीवित होने का प्रमाण भी है। यदि कोई सेल है उसको हमने प्रिजर्व किया और वो कुंचित हुई, इसका मतलब वो जीवित है। यदि वो कुंचित नहीं हुई इसका मतलब वो डेड है। अब कोई मान लो पत्ती है, एग्जाम्पल है कि हमने उसको लिया, तोड़ दिया प्लांट से तोड़ने के बाद हमने उसको सुखा दिया, सुखाने के बाद हमने देखा कि अब उसका जीव द्रव्य कुंचित नहीं हो, उसका तो फिक्स हो गया जीव द्रव्य, तो इसका मतलब वो तो डेड हो गई। लेकिन यदि हमने जैसे आंवला लिया, मुरब्बा लिया और उसमें हमने चीनी में डाल दिया तो उसका एक्स्ट्रा पानी निकल गया, तो वापस से वो सही हो गया। जैसे किशमिश है, उसमें वापस पानी में डाल दिया तो वापस से फूल गया, तो उसका कोशिका वापस से जीवित हो गई, वो कुंचन उसका कम हो गया और ऑस्मोटिक प्रेशर से वापस पानी अंदर चला गया, फिर वो एक्टिव प्रोसेस में आ गई। जैसे चना है, चना सूखा होता है, कुंचन की क्रिया रहती है उसमें, लेकिन जैसे पानी में डाला तो वो अंकुरण स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह की, जैसे अंगूर है उसको प्रिजर्व करना है तो हमने उसको नमक में डाल दिया, चीनी में डाल दिया, सुखा दिया तो पानी कम हो गया उसमें, तो वो किशमिश बन गई। लेकिन किशमिश को पानी में डाल दिया तो वापस वो एक्टिव हो गई। इस तरह से इसका हम उपयोग कर सकते हैं। पादपों द्वारा जल अवशोषण एवं स्थानांतरण, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पादपों द्वारा जल अवशोषण एवं स्थानांतरण। पादपों द्वारा जल अवशोषण एवं स्थानांतरण, पादपों द्वारा जल अवशोषण एवं स्थानांतरण। तो पादपों द्वारा जल अवशोषण सामान्यतः मृदा से होता है और मृदा और जल का संबंध होता है। यदि मृदा और जल का संबंध अधिक गहरा है तो पानी अवशोषण नहीं हो सकता है पेड़ के द्वारा, प्लांट के द्वारा जो पानी है वो अवशोषित नहीं हो पाएगा मिट्टी से। लेकिन यदि उनमें पानी, मिट्टी में पानी ज़्यादा है तो वो अवशोषण कर पाते हैं। तो जितना टोटल मिट्टी के अंदर जो पानी पाया जाता है, मिट्टी में पूर्ण पानी की मात्रा, इसको कहते हैं हम होलार्ड, कंप्लीट वाटर प्रेजेंट इन सॉइल दैट इज कॉल्ड होलार्ड। ठीक है, पौधे के द्वारा पानी का अवशोषण होता है। उस अवशोषण की मात्रा को केसार्ड कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में जो पानी मिट्टी में बना रहता है ना, मिट्टी में शेष पानी की मात्रा इकार्ड कहलाती है। ठीक है, तो मिट्टी में जो पानी पाया जाता है उसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं हम। पहला, जितना टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, जैसे हमने मिट्टी में डाला पानी और जितना पानी है उसको हम होलार्ड कहते हैं। जितना पानी मिट्टी में पाया जाता है वो होलार्ड कहलाता है। उसके बाद पौधा जितना खींच लेता है उसको केसार्ड कहते हैं। उसके बाद जो बच गया पानी उसको इकार्ड कहते हैं। ठीक है, 3 पानी हो गए। टोटल पानी होलार्ड, होल कंप्लीट होलार्ड, और पौधे द्वारा लिया गया पानी केसार्ड। उसके बाद पौधे द्वारा लेने के बाद जो छूटा हुआ पानी है मिट्टी में वो इकार्ड। ये 3 तरह का पानी होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मृदा जल का वर्गीकरण। मिट्टी में जो जल पाया जाता है उसका हम वर्गीकरण करते हैं, मृदा जल का वर्गीकरण। मृदा जल का वर्गीकरण, मिट्टी में पाए जाने वाले जल का हम वर्गीकरण कहते हैं। तो पहला जल है रन ऑफ वाटर। फर्स्ट है रन ऑफ
वाटर। इसका मतलब क्या है, जो पानी बह जाता है मिट्टी में, जैसे बारिश हुई, बारिश होने के बाद जो पानी बह जाता है वो रन ऑफ वाटर कहलाता है, रन ऑफ वाटर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा वाटर कौन सा है, ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर वो पानी जो कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा नीचे नीचे जो वाटर लेवल होता है पानी का उसमें मिक्स हो जाता है, वो ग्रेविटेशनल वाटर कहलाता है। मतलब पृथ्वी के द्वारा अवशोषित जल जो ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाता है उसको हम ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। तीसरा पानी है कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर वो पानी जो कि पौधे द्वारा अवशोषित किया जाता है, कैपिलरी वाटर कहलाता है, कैपिलरी वाटर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर आर्द्रता ग्राही वाटर, मतलब वो पानी, एक तो पानी बह गया, एक पानी पौधे के द्वारा अवशोषित हो गया, एक पानी नीचे चला गया, फिर भी पानी में जो नमी बनी रहती है वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहलाता है। पानी के अंदर, मिट्टी के अंदर बचा हुआ पानी है ना तो वो अवशोषण हुआ पौधे के द्वारा, ना वो बहा और ना ही ग्रेविटेशन हुआ, फिर भी पानी में नमी जो बची हुई है वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहलाता है। इसके बाद 5 टाइप है, 5 नंबर केमिकली बाउंड वाटर। केमिकली बाउंड वाटर, केमिकली बाउंड वाटर। तो हम पानी को पढ़ रहे हैं कि जैसे बारिश हुई और बारिश होने पर जितना पानी भूमि में गिरा, भूमि में जितना पानी है, मिट्टी में जितना पानी है, हम उसको कहते हैं होलार्ड। ठीक है, और पौधा जितने पानी को अवशोषित कर लेता है उस पानी को हम कहते हैं केसार्ड। उसके बाद जो मिट्टी में पानी बचा हुआ है हम उसे कहते हैं इकार्ड। ठीक है, लेकिन पौधे के संबंध में यदि मृदा जल का हम वर्गीकरण करें कि मृदा में जो जल पाया जाता है हम उसको वर्गीकृत करें तो हम उसे 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है रन ऑफ वाटर, जैसे बारिश हुई और बारिश होते ही पानी बहता हुआ निकल गया और इस पानी को हम कहते हैं रन ऑफ वाटर। बरसात के साथ ही बह गया और हमारे जोड़ में पहुंच गया, नाले के द्वारा पहुंच गया, रास्तों में बह के पहुंच गया, वो हमारे कोई काम नहीं आया, नदियों में पहुंच गया, नदियों से समुद्र में पहुंच गया। तो ये कहलाता है रन ऑफ वाटर, रन होके ऑफ हो गया पानी। ठीक है, दौड़ के और ऑफ हो गया, मतलब हमारे कोई काम नहीं आया वो पानी, तो रन ऑफ वाटर। इसके बाद ग्रेविटेशनल वाटर हम कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बरसात होती है, वो बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि वो बहती नहीं है और मिट्टी के अंदर जाती है, तो मिट्टी के अंदर जाती है तो इस तरह से इससे ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ता है। तो इसका मतलब कुछ पानी है जो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा धीरे धीरे जमीन सोखती है उसको, और वो जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसमें जाके मिक्स हो जाता है, तो उस पानी को ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। जो पानी बारिश हुई और होने के बाद गुरुत्वाकर्षण से अवशोषित हुआ मिट्टी में और अवशोषित होते धीरे धीरे नीचे तक पहुंच गया। तो आजकल जो बारिश होती है वो तेज होती है, कुछ टाइम होती है, ऐसे जल्दी झिलमिल बारिश होती नहीं है, तो इसलिए ये ग्रेविटेशनल वाटर मिल ही नहीं पाता और ग्राउंड लेवल वाटर तक पहुंच नहीं पाता, इसलिए ग्राउंड लेवल वाटर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आज हम 300, 400, 500 तक भी ये बोरिंग करवाते हैं तो उसमें पानी नहीं निकल पाता है। तो ये ग्रेविटेशनल वाटर है। इसके बाद कैपिलरी वाटर, जो कि मूल के ऊपर पाए जाने वाले मूल रोम हैं उनके द्वारा पानी अवशोषित कर लिया जाता है पौधे द्वारा। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि पौधे द्वारा अवशोषित करने वाला, अवशोषित होने वाला पानी वो कैपिलरी वाटर कहलाता है। इसके बाद में पौधे के अवशोषित कर लेने के बाद भी कुछ पानी मिट्टी में बना रहता है और नमी बनी रहती है, और इस पानी को हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर मतलब आर्द्रता बनी रहे पानी में, वो आर्द्रता मिट्टी में आर्द्रता बनी रहे तो वो पानी हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा केमिकल बाउंडेड वाटर। इस केमिकल बाउंडेड वाटर में क्या है कि कुछ केमिकल्स मिट्टी में पाए जाते हैं, जैसे सिलिका है, आयरन है
है ना। बहुत सारे केमिकल्स मिट्टी में पाए जाते हैं। हमने यूरिया डाला, यूरिया के अंदर कोई केमिकल, हम पेस्टिसाइड यूज करें, बहुत सारे केमिकल्स फिर सोइल में जा रहे हैं, तो उनके साथ में बंधा हुआ पानी, ठीक है, उनके साथ में बंधा हुआ वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड केमिकल बाउंड वाटर, है ना। सिलिका ऑक्सीनेट, जैसे सिलिका है OH2 इसके साथ जुड़ जाए ऐसे कुछ करके, तो ये जो पानी है वो कहलाता है केमिकल बाउंडेड वाटर। तो इस तरह का मृदा में जो पाए जाने वाला जल है उसको हम डिफरेंट टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ये बोलार्ड कंप्लीट वाटर, केसार्ड जो पानी पौधे के द्वारा लिया जाता है, ईकार्ड जो मिट्टी में हमेशा बने रहता है। ये इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं मूल तंत्र एवं जल अवशोषण। मूल तंत्र एवं जल अवशोषण, मूल तंत्र एवं जल अवशोषण। तो मूल तंत्र के द्वारा जल अवशोषण, अभी इससे पहले हमने बात की कि मिट्टी के अंदर पानी किस तरह से पाया जाता है। तो कैपिलरी वाटर होता है वो केवल पौधे के लिए उपयोगी होता है, लेकिन इस पानी को लेने के लिए भी पौधे में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो मूल में उसके क्या क्या लक्षण होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो हम बात करें इसमें। तो मूल तंत्र एवं जल अवशोषण, तो सबसे पहले मूल, हम मूल की बात करें तो मूल के ऊपर मूल गोप पाया जाता है। ये मूल गोप, इसको कहते हैं रूट कैप, ठीक है। रूट कैप जो मूल को बचाता है और नीचे गहराई तक लेके जाता है मूल को, तो ये मूल गोप कहलाता है। इसके बाद में यहाँ पर होता है देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हमने पढ़ा हुआ, वहाँ पर सेल डिवीजन कंटिन्यूसली होता है ना, इसमें सेल डिवीजन कंटिन्यूसली होता है। इसके बाद में ये जो जोन होती है वहाँ पर इलोंगेशन, ये इसको इलोंगेशन जोन कहते हैं, इलोंगेशन जोन, जिसके अंदर क्या होता है कि सेल इलोंगेट होती है, सेल इलोंगेट होती है, मतलब सेल साइज में बड़ी होती है, इसलिए रूट की साइज को बढ़ाती है, रूट बढ़ती रहती है, लंबाई बढ़ती है। फिर इसके बाद में ये जो जोन है, इसके बीच वाली जोन है वो रूट हेयर जोन कहलाती है, रूट हेयर जोन, जिसमें मूल रोम पाए जाते हैं ना, ये मूल रोम वाली जोन है, मूल रोम पाई जाती है, जिसमें छोटे छोटे मूल रोम पाए जाते हैं इस जोन में। तो अब हम ध्यान रखेंगे जैसे ये मूल गोप है, मूल गोप इस रूट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने से मूल आगे बढ़ती रहती है और ये टूटती नहीं है, ये मूल गोप इसकी रक्षा करता है। इसके बाद इस जोन में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है जो कोशिकाओं में डिवीजन करवाता है, फटाफट कोशिकाएं बढ़ती रहती हैं, टोटिपोटेंसी सेल पाई जाती हैं जो कि तुरंत डिवीजन करके इससे मूल बढ़ती रहती है। और इलोंगेशन जोन है जिसके अंदर के सेल अपने आकार में बड़ी होती रहती हैं, तो इसलिए उसमें आकार बढ़ता है, तो ये इलोंगेशन जोन होती है। इसके बाद इसके नीचे की जोन रूट हेयर जोन कहलाती है, जिसमें मूल रोम पाए जाते हैं, और मूल रोम है जो बाह्य त्वचा के द्वारा ही वृद्धि करने से बढ़ होती है, और ये पानी का एब्जॉर्प्शन अवशोषण, पानी का अवशोषण इसी जोन द्वारा होता है, पानी का अवशोषण, पानी का अवशोषण होता है वो रूट हेयर के द्वारा ही होता है पौधे में, तो इससे इस जो यह जोन बहुत महत्वपूर्ण होती है, पानी का अवशोषण करने वाली मूल रोम वाली जोन होती है। तो इस तरह से ये मूल तंत्र पाया जाता है जो पानी का अवशोषण करता है। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला कि पानी की कुल क्वांटिटी
इन द सोइल दैट इज कॉल्ड होलार्ड। पानी की जितनी क्वांटिटी मिट्टी में पाई जाती है उसको कंप्लीट पानी की क्वांटिटी को होलार्ड कहा जाता है। जो क्वांटिटी पौधा अवशोषित करता है उसको केसार्ड कहा जाता है। उसके बाद जो पानी बच जाता है मिट्टी में उसको हम पीकार्ड कहते हैं। इसके बाद मृदा जल का वर्गीकरण हम करते हैं कि मृदा में जो पानी पाया जाता है उसका हम वर्गीकरण करते हैं। तो बारिश होती है तो जैसे जो पानी बह जाता है तो उसको हम रन ऑफ वाटर कहते हैं। रन ऑफ वाटर, दौड़ने के बाद ऑफ हो गया, दौड़ गया समुद्र में चला गया तो हमारे लिए कोई काम का नहीं हुआ, तो रन ऑफ वाटर कहलाता है। कुछ पानी गुरुत्वाकर्षण के द्वारा धरातलीय पानी जो अंदर का जो भूगर्भिक पानी है उसमें जाके मिल जाता है, ग्राउंड वाटर लेवल में मिक्स होता है, तो उसको ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। इसके बाद मिट्टी में बचा हुआ कुछ पानी वो कैपिलरी मतलब रूट हेयर के द्वारा खींच लिया जाता है, पौधे द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, उसको कैपिलरी वाटर कहा जाता है। इनके बाद भी मिट्टी में कुछ नमी बनी रहती है, वो नमी बनाए रखने के लिए जो वाटर पाया जाता है उसको हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। इसके अलावा भी कुछ पानी मिट्टी में और पाया जाता है जो केमिकल द्वारा बाउंडेशन होता है, बाउंडेड फॉर्म में पाया जाता है, तो उसको हम केमिकल बाउंड वाटर कहते हैं। ठीक है, ये वाटर का क्लासिफिकेशन है जो मिट्टी में पाया जाता है। इस मिट्टी के पानी को अवशोषित करने के लिए पौधे में मूल तंत्र पाया जाता है और उस मूल तंत्र में अलग अलग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। मूल तंत्र में जो मूल होती है उसके शीर्ष के ऊपर मूल को रूट कैप पाई जाती है जो मूल को बचाने का काम करती है और गहराई में ले जाने का काम करती है। इस मूल को के जस्ट नीचे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, मेरिस्टेमेटिक जोन कहलाती है, जिसमें मेरिस्टेमेटिक सेल पाई जाती हैं और उसमें टोटिपोटेंसी होती है जो डिवीजन कैपेसिटी हाई रखती हैं और कंटिन्यूसली डिवीजन करती हैं, इसलिए वहाँ पर नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। इससे नीचे की जोन जो कहलाती है वो इलोंगेशन जोन कहलाती है, इसमें सेल है जो वृद्धि करती रहती है, शेप साइज में बड़ी होती है ताकि मूल की वृद्धि होती है। इस जोन के नीचे मूल रोम की जोन पाई जाती है जिसमें मूल रोम पाए जाते हैं और ये मूल रोम ही पानी का अवशोषण करते हैं। पानी का अवशोषण करने के लिए मूल रोम पाए जाते हैं जो कि इलोंगेशन जोन के नीचे होते हैं। अब इस जोन के द्वारा पानी का अवशोषण कैसे होता है और कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने पानी के कैरेक्टरिस्टिक्स, पानी की जो ऑस्मोसिस विसरण ये सब हमने जल विभाग ये सब पढ़े। इसके बाद में हमने जल की कैटेगरी सॉइल के अंदर कैसे होती है वो पढ़ी। इसके बाद में जल को अवशोषण करने के लिए पादप में कौन सा तंत्र होता है, मूल तंत्र होता है, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा हमने। और इसके बाद हम कुछ सिद्धांत पढ़ेंगे जिसके द्वारा पानी पौधे के द्वारा अवशोषित किया जाता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।